नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की है। अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र राज्य का एक बड़ा जिला है, जो पुणे और नासिक के बीच पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित है। इस जिले में कई तालुके हैं, जिनमें राहुरी तालुका एक महत्वपूर्ण तालुका है। दवण गांव राहुरी तालुका का एक छोटा गांव है। नाशिक जिले के एक पति पत्नी अपनी 4 बेटियों को लेकर रोजी रोटी के लिए कुछ रिश्तेदारों की मदद से दवणगांव गांव में आए थे। उनकी चारों बेटियां नाबालिग थीं। बड़ी बेटी 14 साल की थी और बाकी की बहनें करीब 13, 12 और 10 साल की थीं। वो लोग एक किसान के खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। हालांकि उनके 4 बेटियां थीं, फिर भी माँ बाप में अक्सर अनबन रहती थी। माँ का थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं था। इसी वजह से दोनों में हर वक्त झगड़े होते थे और इन झगड़ों का असर सीधा बेटियों पर पड़ता था। घर की हालत पहले ही तंग थी, ऊपर से रोज की लड़ाई झगड़ा, इसका गहरा असर लड़कियों के मन पर पड़ा था। बड़ी बेटी क्रांति उस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। क्रांति की मां का बर्ताव वैसे ही था जैसा पहले था। 4 बेटियां होने के बावजूद उसने किसी और आदमी के साथ रिश्ता बना लिया और अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर उसी के साथ शादी करके चली गई। फिर उसने अपना नया घर बसाया। अब सारी जिम्मेदारी क्रांति के पिता के कंधों पर आ गई, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ये बोझ भारी लगने लगा। उसकी भी नजर किसी और तरफ लग गई थी। बेटियां अब बड़ी हो रही थीं। उनमें क्रांति सबसे बड़ी थी। पिता ने सोचा कि अब क्रांति सबको संभाल लेगी और उसी बहाने उसने भी अपनी पहली बीवी की तरह दूसरी शादी करने और नया घर बसाने का मन बना लिया। इसलिए उसने 2019 में अपनी चारों बेटियों को दवणगांव गांव में अपने एक दूर के रिश्तेदार बजरंग कारभारी सालुंखे के घर छोड़ दिया। उस वक्त बजरंग के घर उसकी दूसरी पत्नी शीतल और 16 साल का बेटा रहते थे। क्रांति और उसकी बहनों को वहां छोड़ने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और नासिक चला गया। मां ने जब दूसरी शादी कर ली तो उसके बाद बाप ने भी बेटियों को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया और खुद भी दूसरी शादी करके निकल गया। अब सवाल था, क्या बजरंग इन चारों लड़कियों को यूं ही फ्री में पालने वाला था? नहीं, उसने और उसकी बीवी शीतल सालुंखे ने उन लड़कियों से काम करवाना शुरू कर दिया। बजरंग दवणगांव में खपके नाम के एक किसान की जमीन बटाई पर लेकर वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। वो दोनों यानी बजरंग और शीतल क्रांति और उसकी 3 बहनों से घर का भी काम करवाते थे और खेत में भी उनसे मजदूरी करवाते थे। अपने माँ बाप के सेल्फिश होने की वजह से ये लड़कियां अब पूरी तरह अकेली रह गई थीं। वे सुबह से लेकर शाम तक बस काम में ही लगी रहती थीं। उन्हें आराम करने का समय तक नहीं मिलता था। बजरंग के घर आने के बाद से ही इन चारों की जिंदगी सिर्फ दुखों और परेशानियों से भरी हुई थी। बजरंग और उसकी पत्नी शीतल दोनों बहुत ही क्रूर थे। वे केवल काम ही नहीं करवाते थे, बल्कि लड़कियों पर जुल्म भी करते थे। उनका व्यवहार सच में राक्षसों जैसा था। जून 2020 का वो काला दिन था। उस दिन क्रांति की तीनों बहनें, बजरंग की पत्नी शीतल और उनका बेटा सब खेत के काम के लिए खेत में गए हुए थे। क्रांति ने सुबह का खाना खा लिया था, फिर बर्तन मांजकर सुखा रही थी। बर्तन मांजने के बाद करीब शाम के 4 बजे, जब वह घर के काम में लगी हुई थी, बजरंग घर आया। बिना कुछ बोले वह सीधे क्रांति के पास पहुंचा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और पीछे से उसे गले लगा लिया। क्रांति उस समय बहुत डरी हुई थी। उसके बाद उसने क्रांति के साथ धमकी देते हुए गलत काम करना शुरू कर दिया। क्रांति ने इस जबरदस्ती की बात बजरंग की पत्नी शीतल को बता दी। वह उम्मीद करती थी कि कम से कम शीतल अपने पति से कुछ कहेगी और मदद करेगी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शीतल ने क्रांति को ही डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा, तू ही तो उसके पास गई होगी। यह सुनकर क्रांति बस रो पड़ी। उसे एहसास हो गया कि उसके पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए उसने आगे कोई शिकायत नहीं की। इस कमजोरी का फायदा उठाकर बजरंग सालुंखे बार बार उसके साथ गलत काम करने लगा। अब बजरंग को किसी का डर नहीं था। जिसे क्रांति ने मदद के लिए पुकारा था, उसी ने भी क्रांति को ही डांटा। इतना अन्याय और अत्याचार सहकर ये चारों लड़कियां मजबूरी में बजरंग सालुंखे के घर पर ही जीने को मजबूर थीं और जब मन होता वह उनका शोषण कर लेता था। एक बार बजरंग सालुंखे की पहली पत्नी का भाई यानी उसका साला नीलेश सारंगधर सालुंखे के पास आया था। नीलेश पहले ही बहुत बुरी आदतों वाला था।
उसने पहले भी एक लड़की के साथ गलत काम किया था। बजरंग नीलेश की हरकत जानता था। उसका घर पर आना जाना उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नीलेश के आने पर कुछ बोल नहीं पाता। उस समय की यह घटना बहुत दर्दनाक थी। उस दिन क्रांति जानवरों के लिए चारा लेने खेत गई थी। बजरंग के घर आने के बाद नीलेश ने भी क्रांति पर अपनी नजरें रखने लगी। वह हर समय देखता रहता कि क्रांति कहाँ जाती है और क्या करती है। जब क्रांति ऊस के खेत में चारा लेने गई तो नीलेश ने किसी का ना होने का फायदा उठाया। वह उसके पीछे गया और उसे पकड़कर गलत काम किया। क्रांति के पास उस समय कोई सहारा नहीं था। उसे किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं थी। नीलेश ने जो किया उसे क्रांति और उसकी बहनों ने चुपचाप सहन किया। वो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डर और तकलीफ के साथ जी रही थी। मार्च 2024 में क्रांति की बहन शालिनी उस समय खेत में गई हुई थी। जानवरों के लिए चारा लेने के दौरान मकई के खेत में बजरंग का बेटा उसके पीछे पीछे गया। उसने शालिनी के साथ गलत काम किया। शालिनी ने यह बात शीतल को बताई तो शीतल ने उल्टा शालिनी पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसे मारपीट की। क्रांति सब कुछ देख रही थी। अपने साथ जो हुआ वैसा ही उसके बहनों के साथ भी हो रहा था। यह देखकर क्रांति बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसने सोचा जहां उसके माँ बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया और परायों के घर में छोड़ दिया, वहां वह किससे मदद मांगे। इसलिए उसने तय किया कि जो होगा उसे चुपचाप सहना ही पड़ेगा। उस समय बजरंग ने क्रांति की शादी करने का फैसला किया और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। आजकल लड़कियों के लिए सही लड़के नहीं मिलते थे, इसलिए कुछ लोग शादी के लिए लड़कियों के परिवार से पैसे मांगकर उन्हें अपनी लड़की के लिए तैयार कर लेते थे। क्रांति के लिए ऐसा ही एक रिश्ता आया। जिस लड़के का रिश्ता आया था वह क्रांति से लगभग 25-30 साल बड़ा था। बजरंग ने उससे 5-6 लाख रुपए लेकर क्रांति की शादी उसी लड़के के साथ कर दी। अब ये लड़कियां सालूंखे परिवार के लिए सोने देने वाली मुर्गियां बन गई थीं। उन्हें रोज रोज काम करवाना, शारीरिक शोषण करना और जब मन हुआ पैसे लेकर उनकी जिंदगी का फायदा उठाना, यही उनका तरीका था। क्रांति के बदले उन्हें 5-6 लाख रुपए मिले। क्रांति अब अपने पति के घर चली गई थी, लेकिन बजरंग के घर अब भी 3 लड़कियां थीं। क्रांति भले ही उस जाल से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपनी बहनों की तरफ खिंचता रहता था। वह चुपचाप उनके लिए परेशान होती रहती थी। 18 मई 2025 को क्रांति की शादी हुई। वह अपने पति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वह उसके साथ ठीक तरह से रहने लगी। एक दिन क्रांति ने अपने पति और ननंद को अपनी बहनों के साथ हुए अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई। शुरुआत में बजरंग सालुंखे ने जो किया, उसके बाद उसका साला नीलेश सारंगधर ने जो हरकत की, और फिर उसकी बहन शालिनी के साथ बजरंग के बेटे द्वारा किया गया अत्याचार, ये सब उसने विस्तार से बताया। ये सब सुनकर क्रांति के पति और ननंद को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तय किया कि अब इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए वे सभी क्रांति को लेकर अहिल्यानगर के स्नेहालय आए। क्रांति ने वहां की सामाजिक कार्यकर्ता पूजा संभाजी दाहतोंडे को अपनी और अपनी बहनों की दर्द भरी कहानी सुनाई। पूजा दाहतोंडे और उनके सभी साथी इस घटना को सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। स्नेहालय की टीम ने यह जानकारी अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे तक पहुंचाई। पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को समझते हुए राहुरी के पुलिस निरीक्षक संजय ठेंगे और अन्य कनिष्ठ अधिकारियों को मामले की सख्त जांच करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। स्नेहालय की टीम क्रांति को लेकर राहुरी पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस निरीक्षक संजय ठेंगे ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और परिस्थितियों की जांच के बाद 18 सितंबर 2025 को क्रांति की शिकायत के आधार पर बजरंग कारभारी सालुंखे, उसकी पत्नी शीतल, साला नीलेश सारंगधर और उनका बेटा सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे, अपर पुलिस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे और डीवाईएसपी जयदत्त भवर को दी गई। तफ्तीश का काम पुलिस उपनिरीक्षक राजू जाधव की टीम ने शुरू किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्य आरोपी बजरंग और शीतल को गिरफ्तार किया गया और उन्हें राहुरी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, पूछताछ में बेटे और साले के बारे में सवाल किए गए। शुरुआत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर से भाग गया है, लेकिन नीलेश के बारे में सही जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब उन्होंने स्वीकार किया कि नीलेश अब इस दुनिया में नहीं है।
उसकी हत्या हो चुकी है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। आगे पता चला कि नीलेश सारंगधर गाडेकर की हत्या बजरंग और शीतल ने की थी। हत्या के बाद उन्होंने नीलेश का शव घर के पीछे की जमीन में दफन कर दिया था। हत्या की वजह पूछने पर आरोपियों ने बताया कि नीलेश शराब पीकर अक्सर झगड़ा करता था और उसने एक लड़की के साथ गलत हरकत की थी, जिससे परिवार की बदनामी हो रही थी। उन्हें डर था कि नीलेश फिर वही हरकत दोहराएगा, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने देवलाली प्रवरा पालिका के कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला। देवलाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तारा खाने ने मौके पर पोस्टमार्टम किया और मृतदेह को दवणगांव ग्राम पंचायत की जमीन में दफन कराया। साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे काम को पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दिया। इसके अलावा बजरंग सालुंखे के बेटे को भी गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया। आज की दूसरी कहानी मध्य प्रदेश के धार जिले की है। ये बात 2019 की है। धार जिले में एक थाना है बगदून। 21 अक्टूबर 2019 के दिन थाना बगदून के टीआई आनंद तिवारी अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी उनके पास एक महिला आई। उस महिला के साथ एक लड़की भी थी। महिला के साथ आई लड़की काफी डरी हुई थी। अनीता नाम की महिला ने टीआई को बताया कि उस लड़की के साथ बहुत ही घिनौना काम किया गया है। महिला की बात सुनकर थाना प्रभारी ने तुरंत एसआई रेखा वर्मा को बुला लिया। रेखा वर्मा ने महिला और उसके साथ आई लड़की से पूछताछ की। उनकी कहानी सुनकर वह काफी हैरान रह गईं और सोच में पड़ गईं कि क्या सच में कोई मां ऐसी भी हो सकती है। पूछताछ के बाद एसआई रेखा वर्मा ने सारी जानकारी टीआई आनंद तिवारी को दी। टीआई यह सुनकर बुरी तरह चौंक गए। किसी के लिए भी भरोसा करना मुश्किल था कि कोई मां अपनी मासूम बेटी के साथ एक अधेड़ व्यक्ति से ऐसा घिनौना कृत्य करवा सकती है। प्रारंभिक पूछताछ में थाने आई किशोरी ने बताया कि वह स्कूल में पढ़ती है। उसके पिता मांगीराम की मौत के बाद उसकी मां 4 भाई बहनों के साथ रहकर मेहनत मजदूरी करती थी। लेकिन करीब 4 साल पहले उसकी मां ने यह काम छोड़ दिया जब उसकी दोस्ती मटन बेचने वाले महमूद से हो गई। तब से महमूद अक्सर उसके घर आने लगा। लड़की ने आगे बताया कि महमूद के आने पर मां सब भाई बहनों को बाहर के कमरे में बैठाकर खुद उसके साथ कमरे में चली जाती थी। ऐसा बार बार होने लगा तो मैंने एक दिन चुपचाप झांक कर देखा। मां और महमूद पूरी तरह गंदा खेल खेल रहे थे। जब मैंने मां को इस बात के लिए मना किया तो उसने उल्टा मुझे डांट दिया और चुप रहने की हिदायत दी। लड़की ने आगे बताया कि 15 अक्टूबर को महमूद शाम को उनके घर आया। उसकी मां ने उसे पीछे के कमरे में भेज दिया। उस कमरे में महमूद ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब महमूद ने उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद महमूद अपनी मां को 600 रुपए देकर चला गया। इस बात की जानकारी मैंने पड़ोस में रहने वाली अनीता आंटी को दी। उन्होंने मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद महमूद फिर हमारे घर आया और मुझे पीछे के कमरे में ले जाने की कोशिश की। मैं मां और महमूद की पकड़ से बचकर बाहर भाग गई। काफी देर बाद जब घर वापस लौटी तो मेरी मां ने मुझसे मारपीट की। इसके बाद मैं अनीता आंटी के साथ थाने चली गई। पड़ोस में रहने वाली अनीता के साथ आई मासूम बच्ची के झूठ बोलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए थाने वाले अधिकारी ने उसी वक्त किशोरी का मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें पता चला कि उसके साथ गलत हरकत की गई थी। इसके बाद थाने वाले अधिकारी ने किशोरी की मां उषा और उसके साथी महमूद शाह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया और एसपी आदित्य प्रताप सिंह को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने वाले अधिकारी ने लड़की की मां उषा और उसके साथी महमूद शाह के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया और एसपी आदित्य प्रताप सिंह को इसकी जानकारी दी। एसपी खुद पुलिस टीम के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए गए। दोनों आरोपी घर पर ही मिले और आधे घंटे में पुलिस ने 30 साल की उषा और 42 साल के महमूद को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ में मां और महमूद पहले झूठ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी सख्ती के बाद उन्होंने सच मान लिया। जो सच सामने आया उसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि परिवार में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीतमपुर गांव में रहने वाली उषा के पति मांगीराम की अचानक मौत हो गई। पति के जाने के बाद उषा के सामने अपने 4 बच्चों को पालने की बड़ी मुश्किल आ गई। 30 साल की उषा को घर का खर्च चलाना था, इसलिए उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जवान औरत के पति के जाने के बाद लोग अक्सर उस पर नजरें रखते हैं। उषा पर भी कुछ लोगों की नजरें पड़ गईं। इसी बीच मटन बेचने वाले महमूद शाह ने उषा को देखा।
महमूद का बगदून में पोल्ट्री फार्म था और वह अपने फार्म से ढाबों और होटलों में मटन सप्लाई करता था। महमूद उषा के करीब आने के लिए चालाकी से जाल बुनने लगा। इससे पहले भी उसने कई गरीब लड़कियों और महिलाओं को फंसाया था, क्योंकि वह जानता था कि गरीब औरतें जल्दी पैसों के लालच में आ जाती हैं। महमूद ने काम के बहाने उषा से दोस्ती बढ़ाई और बिना मांगे ही उसे मटन देने लगा। जब उषा ने कहा कि वह तुरंत पैसा नहीं चुका पाएगी, तो महमूद ने कहा कि कभी मुझे अपने घर बुलाकर मटन खिला देना, मैं समझ लूंगा कि सारे पैसे वसूल हो गए। उषा ने जवाब में कहा कि आज ही आ जाना, मैं खिला दूंगी। इस पर महमूद ने मिर्च मसाले वगैरह के लिए उसे 200 रुपए भी दे दिए। उषा खुश हुई और उसने उसके लिए मटन तैयार कर रखा, लेकिन महमूद नहीं आया। अगले दिन जब उषा ने शिकायत की, तो उसने कोई बहाना बना दिया और फिर किसी दिन आने को कहा। इसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा। उषा मटन बनाकर महमूद का इंतजार करती। अब महमूद मटन के साथ उसे खर्च के लिए थोड़े पैसे भी देने लगा। धीरे धीरे उषा महमूद की तरफ झुकने लगी। महमूद ने उषा की बातों और मुस्कान से समझ लिया कि वह उसका भरोसा कर रही है। इसी वजह से एक दिन वह दोपहर में उषा के घर चला गया। उस समय उषा के बच्चे स्कूल गए हुए थे। महमूद को घर आया देख उषा खुश हुई और उसने उससे प्यार भरी बातें करने लगा। उसी दौरान दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। हालांकि महमूद शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उषा की बातों में वह आ गया। इसके बाद जब भी मौका मिलता, वह उषा के घर चला आता। कुछ महीनों बाद महमूद के कहने पर उषा ने मजदूरी करना बंद कर दिया और घर का सारा खर्च महमूद उठाने लगा। उषा की बड़ी बेटी ने मां और महमूद को एक साथ देखा और समझ गई कि मां गलत रास्ते पर चल रही है। बेटी ने मां की इस हरकत का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उषा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उलटे महमूद की नजर बेटी पर जरूर खराब हो गई। कुछ समय बाद महमूद ने उषा को 2000 रुपए देकर मन की बात मनवाने की कोशिश की। 2000 रुपए देखकर वह लालच में अंधी हो गई और बेटी को उसे सौंपने को तैयार हो गई, जिसके चलते 15 अक्टूबर की शाम को महमूद उषा के घर गया। उषा इतनी बेपरवाह हो गई थी कि वह अपनी लड़की को उसके हवाले करने को तैयार हो गई। महमूद के घर आने पर उषा ने बेटी को उसके पास भेज दिया। बच्ची को देखकर महमूद ने डरावना व्यवहार किया, जिससे लड़की डर के मारे रोने और चीखने लगी। लड़की की चीख सुनकर उषा कमरे में आई, लेकिन उसे रोकने या समझाने की बजाय उल्टा उसे बात करने के लिए मनाने लगी। फिर महमूद को इशारा करके वह कमरे के दरवाजे पर बैठ गई। महमूद अपना काम करके 600 रुपए दे गया और अगले दिन फिर आने की बात कहकर वहां से चला गया। लड़की अपने शरीर से बहते खून को देखकर डर गई, तो उषा ने उसे डांटते हुए कहा, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन महमूद फिर आया, लेकिन उषा ने उसे समझाया कि लड़की अभी ठीक नहीं है और 2-4 दिन उससे मिलना संभव नहीं। इसके बाद महमूद थोड़ी देर उषा के साथ ही रहा और फिर चला गया। डर के मारे लड़की कांप रही थी। वह सीधे आंटी अनीता के पास गई और उनसे मदद मांगी। 21 अक्टूबर को उषा ने फिर अपनी लड़की को महमूद के पास भेजने की कोशिश की, लेकिन लड़की घर से भाग गई। लौटने पर उषा ने उसे डांटा। तब लड़की ने अनीता को सारी बात बता दी। इसके बाद अनीता लड़की को लेकर थाने गई। पुलिस ने उषा और महमूद से पूछताछ की और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मां को कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखना। लेकिन इस कहानी में लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई और अपने लिए आवाज उठाई। उसने भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगी और पुलिस तक बात पहुंचाई। इसी वजह से सही कदम उठाकर अपराधियों को पकड़ लिया गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भले ही खतरा हमारे परिवार से ही क्यों ना आए, हिम्मत करके मदद मांगना बेहद जरूरी है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।